अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज के दूसरे एपिसोड में देखिए कि कैसे आने वाले समय में प्रकृति का रौद्र रूप किसी एक देश में नहीं बल्कि सारे संसार में छाने वाला है। जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि आने वाले समय में जहां समुद्र है वहां नई जमीन उगेगी और जहां जमीन है वह सागर में परिवर्तित हो जाएगी। अमेरिकी लेखक एवं भूवैज्ञानिक चेन ने अपनी पुस्तक आदम एंड ईव में ऐसे भयानक समय की तस्वीर शब्दों के माध्यम से खींची है कि इस पुस्तक के भयावह अंशों के चलते इसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा बैन कर दिया गया था। आज भी आपको इस पुस्तक के कुछ पृष्ठ नहीं मिलेंगे और आज तक CIA ने इन रहस्यमय प्रसंगों को सेंसर कर रखा है। आखिर ऐसा क्या लिख दिया था लेखक चेन ने, इसका हम आने वाले एपिसोड में अनुमान लगाएंगे और यह अनुमान इसी से लगेगा कि जब हम इस पुस्तक के उन प्रसंगों का उल्लेख करेंगे जिस पर रोक नहीं लगाई गई थी। ये पुस्तक 1960 के दशक में प्रकाशित हुई थी और तब पुस्तक के अलावा कोई और माध्यम नहीं था अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का। किंतु तब भी इस पुस्तक में आने वाले समय के लिए ऐसी कौन सी चेतावनी दी गई थी जिसके कारण अमेरिका की खुफिया एजेंसी को इस पर सेंसर लगाना पड़ा। तो चलिए अब आपके लिए पलटते हैं इस पुस्तक का अगला पन्ना और बताते हैं कि आने वाले समय के लिए ये पुस्तक क्या चेतावनी दे रही है। तो आदम एंड ईव पुस्तक में आर्कटिक का हिमयुग समाप्त होकर पाषाण युग आरंभ हो गया है। अब संसार की भूमि पर पुनः निर्माण कार्य आरंभ होने जा रहा है। संसार के नए निर्माताओं ने महासागरों का निर्माण आरंभ कर दिया है। विशाल मैदानों में मिट्टी की एक और गहरी परत बिछ गई है। अब लेखक अमेरिकी भूमि से चलकर भारत तक पहुंच गया है। उन्होंने भारत के लिए लिखा है कि भारत के ठीक पूर्व में बंगाल की खाड़ी का बेसिन अब उत्तरी ध्रुव पर है। प्रशांत महासागर पेरू के ठीक पश्चिम में दक्षिणी ध्रुव पर है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जो अब उष्ण कटिबंध में भूमध्य रेखीय रूप से घूम रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय गर्मी में अपनी बर्फ की चोटियों को तेजी से घुलते हुए पाते हैं। पानी और बर्फ की विशाल दीवारें महासागरों की ओर बढ़ती हैं जो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सब कुछ अपने साथ उफनती हुई रास्तों में ले जाती हैं, जिससे विशाल मौसमी मोराइन का निर्माण होता है। 25 वर्षों से भी कम समय में बर्फ की परतें समाप्त हो गई हैं और दुनिया भर के महासागर नए पाए गए पानी के साथ 200 फीट से अधिक ऊपर उठ गए हैं। बर्फ के पिघलने से वायुमंडल में भारी मात्रा में नमी आने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कोहरे में डूबा रहेगा। अब नए ध्रुवीय क्षेत्रों में नई बर्फ की टोपियां बनने लगी हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका हरे भरे उष्णकटिबंधीय पट्टों के साथ उभरते हैं। ऑस्ट्रेलिया नया अज्ञात महाद्वीप है। उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में केवल कुछ मुट्ठी भर बचे हुए लोग ही इसके विस्तार में निवास कर रहे हैं। न्यूयॉर्क अटलांटिक के तल पर स्थित है। बिखरा हुआ पिघली हुई धरती आग और अविश्वसनीय मात्रा में कीचड़ से ढका हुआ है। सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स का कोई नामो निशान नहीं बचा है। मिस्र अपने भूमध्य सागरीय जल पलावन से नया और ऊंचा उभरता है। फिर भी युगों की भूमि अब समुद्र में परिवर्तित हो चुकी है। हमारे समय का सामान्य स्थान नए युग का रहस्यमय लोक बन गया है। जी हाँ, एक नया युग आरंभ हुआ जिसने अपने पांव पुराने युग के सिर पर रखा है। पृथ्वी की दिशा बदल गई है। प्रलय ने एक ओर विनाश तो दूसरी ओर सृजन का कार्य आरंभ कर दिया है। संसार में अब बहुत कम लोग जीवित बचे हैं जो अब पाषाण युग का जीवन जीने के लिए विवश हैं। इस विनाश के बाद पुराने देवी देवताओं की परिकल्पना पुनः साकार होने लगी है। सर्वशक्तिमान प्रतीक के रूप में ये सभी अवतार एक साथ हाथ मिलाकर नए युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत से नए लोग भी इस सृजन की प्रक्रिया में हमारे साथ आ गए हैं जिनके पूर्वज अब से कुछ समय पहले हुए प्रलय में अपने प्राण गंवा बैठे हैं। जो लोग इस संसार को छोड़कर गए हैं उन्होंने इससे पहले इतनी बड़ी प्रकृति की विनाश लीला कभी नहीं देखी थी। इससे पहले भी पृथ्वी कई बार मनुष्यों से वीरान हो चुकी है, किंतु अब उनमें से कोई ऐसा जीवित नहीं बचा है जो ये बता सके कि पहले की विनाश लीला कितनी प्रचंड और प्रलयनकारी थी। विज्ञान ने इससे पहले कुछ 100 वर्षों में कितनी प्रगति की थी, अब लोगों को मात्र किस्से कहानी का हिस्सा ही लगता है। विनाश से पहले ऐसे कई वैज्ञानिक थे जिनमें 1779 में जे आंद्रे डेलुक और 1812 में जॉर्जेस क्यूवियर
प्रसिद्ध खनिज विज्ञानी डोलोम्यू, स्विस भूवैज्ञानिक एस्चर और फोरेल ऐसे विशेषज्ञों में शामिल थे जो ये मानते थे कि पृथ्वी की सतह पर जो घटनाएं घटी हैं वे अनेक प्राकृतिक क्रांतियों के परिणाम के स्वरूप घटी हैं। वे ये भी मानते थे कि आदिकाल की तरह ही शीघ्र ही पृथ्वी भी ऐसे विनाशकारी प्रलय का गवाह बनने जा रही है जिसके बाद मनुष्य विकास की पहली सीढ़ी से अपना जीवन आरंभ करेगा। इसी तरह से क्यूवियर ने 1812 में पहली बार प्रकाशित अपनी थ्योरी ऑफ द अर्थ में यह लिखा था कि पृथ्वी का हर हिस्सा, हर गोलार्ध, हर महाद्वीप एक ही घटना को प्रदर्शित करता है। इसीलिए जैविक प्रकृति की अर्थव्यवस्था में विविधताओं का क्रम रहा है। विभिन्न आपदाओं ने इसे अस्त व्यस्त कर दिया है। यह चिन्हित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि समुद्र के ये बार बार होने वाले विस्फोट और पीछे हटना ना तो धीमा था और ना ही क्रमिक। इसके विपरीत अधिकांश आपदाएं जो आई हैं वे अचानक आई हैं। इनकी पूर्व सूचना किसी को नहीं थी और ना ही किसी ने सोचा था कि ऐसा भयानक प्रलय होने वाला है। लेकिन फिर ये घटनाएं हुई और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं बल्कि 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व की बात है। अधिकतर प्रलय की घटना समुद्र में आई प्रलयंकारी सुनामी के कारण ही हुई, क्योंकि जैसे ही समुद्र का जल स्तर ऊपर उठा वैसे ही सारी प्लेन भूमि जलमग्न हो गई। 5-6 हजार वर्ष पूर्व तो समुद्र का जल स्तर 1 से आधा मीटर ऊपर उठा था, किंतु इस बार यह स्तर मीलों लंबा होगा। तभी तो चीन ने लहरों की तुलना अपनी पुस्तक में एक पानी की दीवार से की है। वो लिखते हैं कि मनुष्य के प्रगति की सजा हमेशा जानवरों, पशुओं, पक्षियों और जल जीवों को मिली है। प्रोफेसर फ्रैंक सी हिब्बेन ने अपनी पुस्तक द लास्ट अमेरिकन्स में लिखा है कि जो घटनाएं घटने वाली हैं वो सामान्य नहीं होंगी, बल्कि ये एक युग को, एक सृष्टि को समाप्त कर देंगी। ये मनुष्यों की मृत्यु के तांडव से उत्पन्न होने वाली एक ऐसी विनाशकारी लीला होगी जिसे देखकर बताने वाला जीवित नहीं बचेगा। आने वाली तबाही में 8 अरब मनुष्यों का जीवन तो दांव पर लगेगा ही साथ 40 करोड़ वन्य प्राणियों का जीवन भी समाप्त हो सकता है। ये 40 करोड़ वन्य जीवों की बात चीन ने 1960 के हिसाब से लिखी है, किंतु अब 80 वर्ष बाद वन्य जीवों की ये संख्या भी अरबों में हो सकती है, क्योंकि मनुष्य अपनी विनाश लीला की कहानी में सिर्फ मनुष्य के आंकड़े ही बताता है। वन्य जीव और दूसरे जीवों का कोई आंकड़ा सामने रखा नहीं जाता। चीन ने अपनी पुस्तक आदम एंड एव में लिखा है कि पिछले 5 प्रलयों की घटनाएं कब घटित हुई होंगी और उस समय की क्या स्थिति होगी। वे आगे लिखते हैं कि पृथ्वी का ये वर्तमान स्वरूप पिछले 35,000 वर्षों से अस्तित्व में है। पिछले 5 प्रलयों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक शोध 1949 से आरंभ हुआ था। इसमें यह निष्कर्ष निकला था कि 6500 वर्ष पूर्व नूह की बाढ़ आई थी जिसमें सब कुछ तबाह हो गया था। इस शोध में यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि प्रलय की शुरुआत कैसे होती है। चीन ने अपनी पुस्तक में आगे लिखा कि प्रलय जब भी होते हैं तो प्रकृति को 2 ओर से चुनौती मिलती है। उस समय पृथ्वी संतरे की 2 फांक की तरह पिघली हुई दिखाई देती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परत 60 मील मोटी होती है, जो गहराई में 60 से 120 मील नीचे जाती हुई दिखती है। इसके बाद पृथ्वी की सतह के नीचे गाढ़ा गहरा पिघला हुआ गड्ढा दिखाई देता है और इसके नीचे 1800 मील से एक और परत शुरू होती है। इसके बाद मेटल यानी धातु की परत होती है जो कि अंदर 1300 मील तक फैली होती है और यही पृथ्वी का बाहरी कोर यानी सतह है। अब चूंकि दोनों पिघली हुई परतें तरल हैं, अतः पृथ्वी की आंतरिक चुंबकीय शक्ति और विद्युत शक्ति मिलकर ऐसा कार्य करती है जिससे इसकी व्यवस्था बनी रहे और पृथ्वी अपनी धुरी पर सामान्य रूप से घूमती रहे। चूंकि बढ़ती बर्फ की चोटियां अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड पृथ्वी की धुरी पर केंद्रित नहीं हैं और क्योंकि वे ध्रुवों के चारों ओर घूमते हैं, भूमध्य रेखा की ओर नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह होगा कि वे पूरे 60 मील मोटे खोल को अपने साथ खींच ले। जब तक उथली पिघली हुई परत प्लास्टिक बनी रहेगी, खोल नहीं हिलेगा। लेकिन कुछ हजार वर्षों में एक बार पृथ्वी के अंदर चुंबकीय और विद्युत व्यवस्था बाधित हो जाती है और पिघली हुई परत को एक मुक्त तरल की तरह कार्य करने की अनुमति दी जाती है, जो कि वैसे भी हर समय होती थी। इसके बाद यह पृथ्वी के आवरण को अंदर से खींचने के लिए बर्फ की चोटियों के लिए चुंबक के रूप में कार्य करता है। 1/4 से 1 दिन के अंदर ही ध्रुव लगभग भूमध्य रेखा की ओर बढ़ जाते हैं और सारी स्थिति ढीली हो जाती है। वायुमंडल और महासागर खोल के साथ
नहीं बदलते हैं, वे बस पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते रहते हैं और भूमध्य रेखा पर वह गति 1000 मील प्रति घंटा है। सामान्यतः इसे प्रतिदिन एक चक्कर लगाना होगा। इधर शेल ध्रुवों के साथ बदलता रहता है। भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हुए हवाएं और महासागर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, सुपरसोनिक गति से पृथ्वी के ऊपर बहते हैं, जिससे महाद्वीपों में मीलों गहरा पानी भर जाता है। कुछ समय बाद पृथ्वी की आंतरिक विद्युत और चुंबकीय संरचना में बाधा उत्पन्न होती है। पहले यह सोचा जाता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे सूर्य के धब्बे हो सकते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की आंतरिक विद्युत और चुंबकीय संरचना को बाधित करते हैं, किंतु यह तथ्य सही नहीं था। प्रलय के कारणों पर गहन शोध के बाद यह ज्ञात हुआ कि प्रकृति का बिजली संयंत्र एक मोटर जनरेट प्रणाली है जो अलग अलग मैग्नीट्यूड में मौजूद है। वास्तव में यही ब्रह्मांड की मूल संरचना है। जैसे एक परमाणु की ऊर्जा संरचना एक घूमते हुए ग्रह के समान है, एक नीले सफेद तारे को, एक आकाश गंगा के लिए, एक सुपर गैलेक्सी के लिए, ब्रह्मांड सहित सुपर आकाश गंगाओं के सभी स्तरों तक और इससे भी अधिक। जैसे एक न्यूट्रॉन जो अपने मूल परमाणु के तटस्थ क्षेत्र से बच गया है, वह कणों में अलग हो जाएगा। एक तारा एक सनस्पॉट के माध्यम से तटस्थ पदार्थ छोड़ता है जो ऊर्जावान होने पर फट जाता है। इसीलिए एक आकाश गंगा एक विस्फोटित तारे को जन्म देती है, और जब एक मृत तारा केंद्र में अपने तटस्थ क्षेत्र से बच जाता है और एक मृत आकाश गंगा के रूप में तब विस्फोट होता है जब वह अपनी मूल सुपर गैलेक्सी के केंद्रीय तटस्थ क्षेत्र से बाहर निकलती है। इसीलिए एक ग्रह को अपने ऊर्जा स्तर पर समान कार्य करना चाहिए। तो जाहिर तौर पर हर कुछ हजार वर्षों में एक बार तटस्थ पदार्थों में 860 मील त्रिज्या वाले आंतरिक कोर से बाहर निकल जाता है, और इसके बाद 1300 मील मोटा पिघला हुआ बाहरी कोर, और फिर इसी के बाद पृथ्वी के अंदर शाब्दिक परमाणु का विस्फोट होता है। इस विस्फोट के अंत में बर्फ की टोपियों को खोल खींचने की अनुमति दे दी जाती है, और इन्हीं प्रक्रियाओं के बाद पृथ्वी पर संपूर्ण प्रलय की स्थिति आरंभ हो जाती है। आप जो नियाग्रा फॉल्स और एंथोनी फॉल्स के नीचे की घाटियों को देख रहे हैं, तो इन घाटियों की रचना भी आज से 6500 वर्ष पूर्व आए प्रलय के द्वारा हुई थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपने देखा कि धरती पर प्रलय कोई जादू की तरह नहीं होता, बल्कि इसकी प्रक्रिया सैकड़ों वर्ष पूर्व ही आरंभ हो जाती है, और जब यह विनाश लीला होती है तो अचानक से आरंभ होती है, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाता। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि संसार में अब कितने प्रलय अभी तक आए हैं और उन प्रलय के दौरान किन किन नवीन स्थलों का निर्माण हुआ है। तो आज की सीरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के नए एपिसोड के साथ, किंतु जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।